पिछले आधे घंटे से हम लगातार यही बात कर रहे हैं बीजेपी के उस डिनर के बारे में जो बीजेपी के लिए हमारा नहीं है, लेकिन उसका सीधा संबंध नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा था। अगर नरेंद्र मोदी के साथ आप डिनर करना चाहते हैं तो आप 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक में वो डिनर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है बीजेपी पल्ला झाड़ चुकी है तो ये डिनर होगा ही नहीं। लेकिन बीजेपी अभी भी इस मामले में जांच कराने से ऐसा लगता है हिचक रही है। खैर, फिलहाल खबर हमें यह मिल रही है कि लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने गाजियाबाद से पहले ही खबर आ चुकी है, राज बब्बर को उतारा है। बीजेपी ने यहां से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम या फिर सुरेश राणा को टिकट मिल सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज शाजिया इल्मी को टिकट देकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो शाजिया इल्मी, राज बब्बर और फिर मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी, जो 2 आरोपी हैं, संगीत सोम और सुरेश राणा, इन दोनों में से एक। शाजिया इल्मी, जो कि कल तक नाराज चल रही थी पार्टी से, ऐसा लगता है अब आखिरकार गाजियाबाद से चुनाव लड़ने को तैयार होगी। नगेंद्र, बताएंगे जरा, ये हर पार्टी की तरह आपकी पार्टी में भी सेफ सीट को लेकर ये जो एक खोज चल रही है, लगता है वो खत्म हो गई है। शाजिया इल्मी मान गई है गाजियाबाद पर, सेफ सीट माना है, इसीलिए तैयार हो गई है वो। देखिए, आम आदमी पार्टी पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो कौन सी सेफ सीट है कौन सी नहीं वो तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अब से कुछ देर पहले छठी सूची जारी की है, जिसमें 55 उम्मीदवार हैं और अब जो टोटल संख्या है उम्मीदवारों की वो 242 हो गई है। ये बात जरूर है कि शाजिया ने कहा था कि वो दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्होंने पार्टी के सामने अपनी राय रखी थी और अब शाजिया को गाजियाबाद से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। राज बब्बर को हरा देंगी, और राज बब्बर के साथ साथ अगर मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी उतरते हैं बीजेपी की तरफ से तो मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला। नगेंद्र, देखिए मानक, आम आदमी पार्टी किसी मुकाबले को आसान या मुश्किल नहीं मानती। आम आदमी पार्टी का अनुभव अभी तक दिल्ली में एक विधानसभा चुनाव लड़ने का है, जहां पर पार्टी ने अपने शीर्षस्थ नेता, अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने भेजा था। नतीजा आप सभी जानते हैं। तो मुकाबला कठिन हो या आसान, आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि इस लोकसभा चुनाव में 4 मुख्य बिंदुओं पर चुनाव लड़ेगी और उसी के तहत जो हम सूचियां जारी कर रहे हैं और जो उम्मीदवार हमने अभी तक घोषित किए हैं वो 4 प्रिंसिपल्स पर है। नहीं, लेकिन नगेंद्र, पहले सोनिया गांधी के खिलाफ लड़वाना चाहते थे आप शाजिया इल्मी को रायबरेली में, जहां से वो पीछे हट गई। वो ये कह रही है कि मैं रायबरेली में किसी को जानती नहीं हूं, लड़ूंगी नहीं वहां से, मैं दिल्ली से लड़ना चाहती हूं। तो इसका मतलब तो खैर यही हुआ कि वो सेफ सीट ढूंढ रही थी और गाजियाबाद दिल्ली के पास ही है। शायद ये भी एक वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अब शाजिया इल्मी को गाजियाबाद से टिकट दिया है। कोई ऐसा प्रस्ताव मानक नहीं था। मानक, मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, कोई शुरुआती चर्चा थी और जो शाजिया ने ट्वीट किया था वो ठीक किया था कि रायबरेली से वो नहीं लड़ना चाहती। कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव कभी था नहीं। आप अगर मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी को टिकट दिया जाता है संबित पात्रा गाजियाबाद से, तो सीधे सीधे ये बात तो अब खुल के सामने आ जाती है कि आप दंगों की राजनीति करते हैं, आप सांप्रदायिकता का कार्ड खेलते हैं। मानक, मुझे फैक्चुअली, वरना आप मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी को क्यों टिकट देंगे? आप बोल लीजिए। देखिए, मुझे आपको फैक्चुअली करेक्ट करना होगा। मुझे लगता है जो एसआईटी रिपोर्ट 3 दिन पहले आई है, आपने उसका पूरा अध्ययन नहीं किया है। उस एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी इनका नाम नहीं आता है। एसआईटी रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन विधायकों और जिन एमपीज का नाम लिया है उसमें कांग्रेस का भी नाम है, बसपा का भी नाम है, सपा का भी नाम है, मगर जिनको आप आरोपी बता रहे हैं, शुरुआती जांच में इनका नाम नहीं था। आप कह रहे हैं शुरुआती जांच में इनका नाम नहीं था। जो मैं तो एसआईटी में विश्वास करता हूं। कोर्ट ने एसआईटी भेजा था और एसआईटी ने अभी 3 दिन पहले ही रिपोर्ट को सबमिट किया है। रिपोर्ट में इनका नाम नहीं है, तो कैसे आप इनको आरोपी कह सकते हैं? इस तरह की क्लीन चिट संबित पात्रा और भी बहुत सारे मुद्दों पर लागू हो सकती है। ऐसे आरोप जो आप भी दूसरी पार्टियों के नेताओं पर लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये दंगों के चेहरे 2 नेता बन चुके हैं। चेहरे बन चुके हैं? सुरेश राणा ने चेहरा बनाया है, कुछ मीडिया के लोगों ने चेहरा बनाया है। क्या आप कोर्ट पे विश्वास नहीं रखते? आपको लगता है हिंदुस्तान के कोर्ट झूठ बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है एसआईटी जो कोर्ट ने निर्मित किया था उसने अगर कहा है कि बीएसपी और सपा और कांग्रेस के डॉक्टर पात्रा, एक खबर ये इन्वॉल्व नहीं है? डॉक्टर पात्रा, एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी का वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी होने वाली है। फिलहाल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की माथापच्ची जारी है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से उस मीटिंग से जो खबर लीक होकर बाहर आ रही है वो यही है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगभग ये फैसला हो चुका है। खैर, लौटते हैं फिलहाल
बीजेपी के अंदर जो माथापच्ची चल रही है वो तो अलग, लेकिन साथ साथ जो बगावत चल रही है वो भी आपको बता देते हैं। बिहार के बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह, जो कि कल ठीक ठाक सख्त तेवर अपनाए हुए थे, आज उनकी भाषा थोड़ी सी और बदल गई है। कल तक कुर्बानी की बात कर रहे थे, आज धमकी के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बोलूंगा कई नेताओं की पोल खुल जाएगी। देखिए, मैं कोई भी कुर्बानी दूंगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा, कई लोगों का चेहरा बेनकाब होगा। पहले बलिदान का इरादा और अब चेतावनी इंतकाम की। 2 दिन में गिरिराज की नाराजगी का रंग बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। मनमाफिक टिकट न मिलने की वजह से नाराज गिरिराज ने अब कई चेहरों को बेनकाब करने की बात कही है। कल अल्टीमेटम का अंदाज और आज सीधी चेतावनी। गिरिराज सिंह मायूस चेहरे से सिर्फ एक लाइन से ऐसा तीर चला रहे हैं कि सवालों की झड़ी लग जाती है। गिरिराज सिंह का अंदाज बार बार दबाव बनाने की लग रही है। कल गिरिराज ने पटना जाकर रणनीति बनाने की बात कही और आज ये कि जो भी बोलना है कल बोलूंगा, यानी राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद पार्टी को 24 घंटे की मोहलत और आज फिर बात नहीं बनी तो 24 घंटे और का अल्टीमेटम। निर्णय लेंगे, निर्णय लेने के बाद मैं जब बोलूंगा तो बहुतों का चेहरा बेनकाब होगा। गिरिराज कल दिल्ली में थे और आज पटना में हैं। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में आज फिर बिहार पर बात होनी है। शुक्रवार को राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद गिरिराज ने कहा कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अब वक्त कुर्बानी का है। मुझे जो कहनी थी शिकवा शिकायत मैंने कर ली है और मैंने बता दी है उनको। बिहार के 2 बड़े नेता हैं जो हमारे जैसे कार्यकर्ता को नहीं चाहते हैं। जो वो सोचते हैं वही बिहार में होता है। मैं कोई भी कुर्बानी दूंगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 2 दिन में कही गई 2 लाइनों से नाराजगी तो साफ जाहिर होती है, लेकिन गिरिराज खुलकर कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो सवाल है कि आखिर गिरिराज सिंह किस बात का इंतजार कर रहे हैं। गिरिराज ने कई चेहरों को बेनकाब करने की बात कहकर बीजेपी को सीधे तौर पर धमकी दी है। जाहिर है गिरिराज को इंतजार अब पार्टी के जवाब का है। लेकिन बात बिहार की राजनीतिक बिसात की हो या बिहार बीजेपी की, दोनों ही लिहाज से गिरिराज का कद इतना बड़ा नहीं दिखाई देता कि हाईकमान गिरिराज के मान मनव्वल में जुटे। तो सवाल ये है कि क्या गिरिराज बाकी नाराज नेताओं की लॉबी बनाकर सुशील मोदी के खिलाफ मजबूत गुट बनाएंगे। लेकिन वक्त कम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नवादा से हार का डर गिरिराज पर इस कदर हावी है कि वो टिकट लौटाकर अपनी इमेज कुर्बानी देने वालों के लिस्ट में शामिल करवा लेंगे। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो गिरिराज सिंह नाराज हैं, उनके साथ साथ बीजेपी में नवजोत सिंह सिद्धू भी नाराज हैं। अमृतसर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़ाने जा रही है। सिद्धू कह रहे हैं जेटली आएंगे, मेरे गुरु हैं, स्वागत करूंगा, लेकिन फिर मैं कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुनिए। मैं अमृतसर के लिए पहले दिन से आज तक ऋणी भी हूँ, एहसानमंद भी हूँ, वचनबद्ध भी हूँ। वो मेरी मेरे गुरु का स्थान भी है, मेरी पगड़ी भी है। अरे सहारन भैया, पहली बार चुनाव लड़ने गया था तो उन लोगों को वचन दिया था कि यह चुनाव अमृतसर से मुंह तो दिखने दो यार, नहीं सर, थोड़ा आगे के नीचे। इस वचन पे मैं आज भी अडिग हूँ, एक पल भी हिलूंगा नहीं। वो मेरे लिए धर्म है और धर्म हमेशा स्थिर होगा। ठीक है सर, थैंक यू। पार्टी आज ये तय कर सकती है, निर्णय कर सकती है कि जेटली साहब अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। वो मेरे गुरु, इसलिए मेरी कोई आपत्ति ही नहीं है। लेकिन मैं कहीं और से चुनाव नहीं लड़ा, ये भी तय। मैंने आज तक पार्टी से 3 चुनाव लड़ा हूं, कभी टिकट नहीं मांगा। कुछ और मांगने का भी सवाल ही नहीं पैदा होता, सौदेबाजी का सवाल ही नहीं पैदा होता, किंतु परंतु का सवाल पैदा नहीं होता, लेन देन का सवाल नहीं पैदा होता। मेरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी, अमृतसर और जेटली साहब से पवित्र है और पवित्र रिश्ता न्यौछावर करना जानता है।
बदले में कुछ मांगता नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो शिरोधारी होगा, लेकिन सिद्धू जिंदगी में न्यौछावर करेगा, कभी कुछ मांगेगा नहीं और स्वागत करता रहेगा हर पार्टी के निर्णय। आप राज्यसभा जाएंगे? आप राज्यसभा जाएंगे? राज्यसभा जाएंगे? मैंने आज तक नहीं मांगा। मैंने बोला आपको तीनों लोकसभा इलेक्शन जो मैं लड़ा हूं मैंने नहीं मांगा और ये मैं मांग सकता ही नहीं। वो छोटी बात है, छोटी बात सिद्धू नहीं करता। सिद्धू न्यौछावर करना जानता है, मांगना नहीं जानता। तिनके से हल्की रुई, रुई से हल्का मांगने वाला आदमी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। नवजीत सिंह सिद्धू अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रेडमार्क स्टाइल में कह रहे हैं कि मांगूंगा नहीं, लेकिन अमृतसर से अगर जेटली साहब आते हैं मैं कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद जी आपके पास आ रहा हूं। शरद जी आपको लगता है, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं शरद जी, आपको इस बार लग रहा है कि सेफ सीट को लेकर जो मारामारी हो रही है इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही है शरद जी? बिल्कुल, ये तो बड़ी शर्मनाक हरकत है जो जिस तरीके से मारामारी हो रही है। इनको ये जो स्पेशली जो वरिष्ठ नेता हैं, अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं और उम्र की वजह से उनको वरिष्ठ समझा भी जाता है, तो उनको मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में ये क्या हर पार्टी में ये बीमारी हो गई है। 80 साल के बाद भी जो है कोई भी देश नहीं है जहां के राजनेता वो चाहते हैं कि बस वो जब तक जिंदा हैं वो कुछ ना कुछ कुर्सी पकड़े रहे। अरे भाई, आपको जितनी मारामारी के बजाय अगर आपको वाकई में आप पार्टी से आपको लगाव है तो आपको स्वयं ही हट जाना चाहिए। और दूसरे तरीके ये जिस तरीके के पॉलिटिक्स बाजी और वो गेम्स चल रहे हैं पीछे पीछे, मैं आपको बता रहा हूं ये जो झगड़ा अगर पैदा ही नहीं होता, अगर ये राजनाथ सिंह शुरू में मोदी को लखनऊ से लड़ने देते, क्योंकि मोदी की पहली ख्वाहिश थी लखनऊ से लड़ने की। आज से 7 महीने पहले ये चीज आई थी, इनकी टीम आई थी यहाँ स्टडी करने, और उसका कारण ये था क्योंकि मोदी चाहते थे गुजरात के बाहर से लड़ना, तो लखनऊ से ज्यादा अच्छी सीट उन्हें लगी नहीं कोई, क्योंकि वजह थी लखनऊ एक प्राइम मिनिस्टर की, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर की सीट रह चुकी थी, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार जीत चुके थे। तो उनकी जो पैन इंडिया इमेज है, इन प्रोफाइल अपनी बढ़ाने के लिए उनके लिए लखनऊ आइडियल जगह थी। अच्छा, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी सेफ सीट है इसलिए भी ये सिलेक्ट करी गई। लेकिन राजनाथ जी को डर लग रहा था कि गाजियाबाद में लड़ने से, एक तो राजनाथ जी कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार उस जगह से लड़ते नहीं है, ये जोशी जी को भी यही प्रॉब्लम है। तो इनको जो है उन्होंने, और अब की बार वो और डर हो गया उनको कि कहीं आम आदमी पार्टी का कोई आ जाएगा गाजियाबाद से तो मुझे खतरा पैदा हो जाएगा। अपने लिए सेफ सीट इंश्योर। बिल्कुल सही बात है शरद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में खासतौर से वरिष्ठ नेताओं के बीच सेफ सीट को लेकर मारामारी कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जहां पर आज नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला हो सकता है। माथापच्ची जारी है। मोदी वाराणसी से और राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ सकते हैं। मोदी का वाराणसी से लड़ना लगभग तय है। नगेंदर, अगर वाराणसी से मोदी लड़ेंगे तो केजरीवाल लड़ेंगे वहां से? देखिए, मानक एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर ये तो सबकी इच्छा है, लेकिन अभी जो पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसका फैसला ये है कि कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ेगा। एक बार दूसरे दलों की टिकटों की घोषणा हो जाए, उसके बाद पार्टी इस पर निर्णय लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल स्थिति ये है कि अभी इंतजार किया जाए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। चलिए ठीक है, आज शाम को क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नगेंदर, हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पात्रा, देखते हैं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से उनका नाम कब अनाउंस होता है और राजनाथ सिंह का, और अगर ये दो नाम अनाउंस होते हैं तो कलराज मिश्रा और लालजी टंडन का क्या होता है, जो कि इन सीटों पर दावा ठोक रहे थे।